मेरे साथ एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। जी बिल्कुल। वैसे आप किसे देखकर राग़िब हुए? डॉक्टर खुर्रम साहब, एकेडमिया नाम की कोई चीज़ है जिसमें आप करियर बना सकते हैं। नौजवान देख रहे होंगे कि नौजवानी में जब इतनी अचीवमेंट मिल सकती है। कल्चरल टैबूज के साथ जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। बलोच तो भाई यार सख्त मिजाज के लोग ना देख सके हैं और ना समझ सके हैं। उसमें बलूचिस्तान की मेहमान नवाजी को ना घसीटें तो बेहतर है। आपका कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो है हीरा है, तलाशने की जरूरत है। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना। हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद दानिश रजा और नजरबान बलूचिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हाजिर खिदमत हूं। और मेरे साथ आज एक ऐसी पर्सनैलिटी बैठी हुई है जिसके बारे में मैंने इतना सुना कि मेरा दिल चाहा कि मैं उनसे मिलूं और उनके साथ एक पॉडकास्ट करूं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं R&D के ऊपर, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मेरे साथ एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी मौजूद है, महमूद बलूच साहब। कैसे हैं महमूद साहब? आप खैरियत से? ठीक ठाक दानिश भाई, आप सुनाए खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महमूद साहब, आपके बारे में सुना है कि आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, उसके साथ साथ आपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से दो अवार्ड हासिल किए हुए हैं। जी बिल्कुल। इसका टाइटल है यंग रिसर्चर। जी बिल्कुल। 2023 में और 2024 में आई हैव बीन अवॉर्डेड ट्वाइस। और बस अल्लाह का करम है, ख़ुद की मेहनत थी, डेडिकेशन थी, बलूचिस्तान के ऊपर मैंने काम किया। और लकीली वो पॉलिसी मेकर्स के आँखों में आया और उन्होंने जो है, जब ये अवार्ड्स अनाउंस हुए तो मेरा नाम नॉमिनेट हुआ और मुझे पता चला कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड। तो खुदा का करना ये भी हुआ कि वो नॉमिनेशन के बाद मुझे अवार्ड भी मिला, और एक बार नहीं बल्कि दोनों बार, 2023 में और 24 के एंड में। वैसे तो मेरा अंदाज बड़ा ठहराव के साथ है, लेकिन आपको देखने के बाद मेरे अंदर भी एक एनर्जी आ गई है कि जी मेरे साथ एक यंग यूथ का एक नौजवान जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बलूचिस्तान को, मेरे साथ बैठा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले जो सवाल करने चाहूँगा आपकी जर्नी के ऊपर। तो आपकी जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस तरह से आपने स्टार्टअप किया? जी बिल्कुल। ये एक बड़ी अमेजिंग सी जर्नी थी, लाइफ चेंजिंग जर्नी थी मेरे लिए ये, जिसका आगाज़ साल 2019 में हुआ। साल 2019 में जब मैंने देखा कि NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स अनाउंस हुई थी और बलूचिस्तान का जो है हर एक डिपार्टमेंट में उनका स्पेसिफिक एक सीट थी। तो मैंने देखा NDU के बारे में रिसर्च की थोड़ी सी इनिशियल लेवल के ऊपर कि किस किस्म की यूनिवर्सिटी है, इसका स्कोप क्या है, कौन से डिपार्टमेंट से ऑफ़र करते थे। और तब मैंने जो है दिल बांध के जो है टेस्ट की तैयारी की, अप्लाई किया और टेस्ट में अपीयर भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट में अच्छा एग्रीगेट स्कोर किया और स्कोर होने के बाद जो है आई वाज बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू हुआ। और 2019 में फ़ैब में मैं NDU में एनरोल हुआ और वहाँ पे मुझे पता चला कि एकेडमिया नाम की कोई चीज़ है जिसमें आप करियर बना सकते हैं। तो रिसर्च का मुझे उधर से पता चला, रिसर्च का रुझान मुझे उधर से पता चला और पता चला कि बलूचिस्तान के ऊपर कितना बड़ा एक रिसर्च गैप एग्जिस्ट करता है। तो मेरा एक करियर ऑप्शन, मेरा पैशन बन गया ज़बरदस्त कि बलूचिस्तान के बारे में लोगों को एजुकेट करना थ्रू प्रॉपर रिसर्च, वो आर्टिकल्स की शेप में, वो बुक्स की शेप में, बुक्स में चैप्टर्स की शेप में, रिसर्च पेपर्स की शेप में। तो वो मेरा पैशन बन गया कि बलूचिस्तान को जो है एकेडमिया में रिप्रेजेंट करना है। तो 2019, 2020, 2021 ये 3 साल ऐसे थे जो मैंने ख़ुद के रिसर्च के ऊपर, स्किल्स के ऊपर काम किया। और 2022 में व्हेन आई वाज इन माय 7th सेमेस्टर मैं एनरोल हुआ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में, जहाँ पे पाकिस्तान के बड़े थिंक टैंक्स हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद इज़ कंसिडर्ड टू बी द हब ऑफ थिंक टैंक। तो वहाँ पे जो है मैं एनरोल हुआ। एनरोल होने के बाद मैंने वहाँ से अपनी बेसिक रिसर्च स्किल्स को पॉलिश करना स्टार्ट किया और थैंक्स टू माय फ्यू मेंटोर्स जिन्होंने जो है मुझे हेल्प आउट किया, सपोर्ट किया और ये समझा, मेरे पैशन को जाना कि बलूचिस्तान से आया हुआ बच्चा इस्लामाबाद में बैठ के कम्पीट भी कर रहा है। कम्पीट करने के बाद जो है उसने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई भी किया है। तो उन्होंने समहाउ एक स्पार्क देखा और स्पार्क को जो है कोशिश की कि ये चिंगारी जो है एक शोला बने। तो हमने भी ये कोशिश की है और उसी पैशन के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ कि समहाउ बलूचिस्तान को एकेडमिया में उसकी वर्थ की रिप्रेजेंटेशन मैंने देनी है और इस मिशन के साथ मैं रिसर्च एकेडमिया में कूद पड़ा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। चलिए, ये तो आपकी जर्नी की बात हो गई। वैसे आप किसे देखकर इस तरफ राग़िब हुए?
मैं इंस्पायर हुआ था अपने एचओडी से, डॉक्टर खुरम साहब, और उनके जो एकेडमिया में ग्रिप, वन ऑफ योर मेंटोर। वन ऑफ माई मेंटोर, ही इज़ लिटरली, उनकी जो है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, इन द क्लासरूम, क्लास से बाहर। तो उनको मैं बड़ा एज एन इंस्पिरेशन लेता हूँ स्टिल। और उनकी जो ग्रिप है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उनकी जो रिसर्च है, और वो वन ऑफ द यंगेस्ट पीएचडी थे काउंटर टेररिज्म स्टडीज़, सिक्योरिटी स्टडीज़ में। सो उस वजह से मेरे दिल में भी एक शौक़ पैदा हुआ। जैसे इस वक्त मैं आपको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ और बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो आपने उनसे लिए इंस्पिरेशन? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने उनसे लिए। उन्होंने फिर सपोर्ट भी किया, उन्होंने गाइड भी किया। कभी उन्होंने अपने ऑफिस के दरवाजे मेरे लिए बंद नहीं किए, कभी उनसे बाहर मुलाकात के लिए टाइम भी हम मांगते थे तो वो हमारे साथ बैठते थे। तो उन्होंने जितना भी मैं इधर पहुंचा हूं तो उनकी जो है वो इनिशियल लेवल के ऊपर मेहनत। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हर जगह जो है हीरा है, तलाशने की ज़रूरत है। तो आपने भी अपने मेंटोर को पहचाना और उनसे इंस्पिरेशन ली, आगे बढ़े, इतना सारा काम किया, अपनी जर्नी को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने बेसिक क्वालिफिकेशन कहाँ से हासिल की? बेसिक एजुकेशन मेरी बलूचिस्तान से है। मैंने इधर से एफएससी की। एफएससी करने के बाद मैंने प्री मेडिकल में एफएससी की थी। और बीएमसी का एंट्रेंस टेस्ट भी मैंने दिया था, लेकिन खुदा को कोई मंजूर कुछ और था। मैंने डॉक्टर नहीं बनना था, मैंने एक रिसर्चर शायद बनना था। तो एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन नहीं होने से मैंने फिर इम्प्रूव या रिपीट तो नहीं किया। मैंने देखा कि लेट्स स्विच प्रॉपर एक टिपिकल मेडिकल स्टूडेंट से जो है मैंने सोशल साइंसेस की तरफ जो है खुद को फेंका। नो वन इवन पीपल डिस्करेज्ड मी कि आईआर करके क्या करोगी। सोशल साइंसेस का कोई स्कोप नहीं है, ज़्यादा समझते नहीं है आईआर को। इंटरनेशनल रिलेशनशिप कोई आसान चीज नहीं है। और यही बात है क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं टू सेलेक्ट करियर ऑप्शंस फॉर देयर चिल्ड्रन। या तो उन्होंने डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या लॉयर बनना है। तीन चार डिपार्टमेंट्स हैं जो हमने जो है वो तय कर रखे हैं किसी बच्चे को यहाँ लेकर जाना। बिल्कुल जी, लिमिटेड से प्रोफेशन है। और उसके अलावा अगर सोशल साइंसेस की तरफ कोई बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाता है बलूचिस्तान में, तो लोग अज्यूम ये करते हैं कि शायद ये सोशल साइंसेस ने इस वजह से चूज़ किया है, ये आगे जाके सीएसएस करेगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए ये प्रॉपर एक डिग्री कर रहा है। तो उसके बाद इसे एक अच्छी सीट मिल जाएगी और उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। और ये जो है एक नॉर्म बन गया है कि सोशल साइंस अगर आपने करना है तो आपने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है अपीयर होना है, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी करियर ऑप्शन। लेकिन ये मुझे तब पता चला जब मैं इस्लामाबाद में पहुंचा। मैंने दूसरे करियर ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए और उधर मैंने अपना करियर एज ए रिसर्चर इन एकेडमिया जो है बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। एंड आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट इंटर्नीज ओवर देयर इन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एफिलेटेड थिंक टैंक है, और उसके इंडिया स्टडी सेंटर में मैं एज अ यंगेस्ट बलूचिस्तान से यंगेस्ट इंटर्नी जो है, बिल्कुल जी, मैं यंग नहीं यंगेस्ट। और काफी सारे लोग जो है अभी इस वक्त इंस्पायर हो रहे होंगे आपसे, और खास करके हमारे नौजवान देख रहे होंगे कि नौजवानी में जब इतनी अचीवमेंट मिल सकती है तो मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल जी, और प्योर ये मेहनत था। कोई मेरी पीआर पर्सनल नहीं थी। नोबडी नोज मी इन इस्लामाबाद। मेरी कोई इतनी पर्सनल पीआर नहीं थी, मेरी कोई इतनी पर्सनल पहुंच नहीं थी जिसको मैं यूटिलाइज। इवन फर्स्ट टाइम गए क्या आप उस टाइम? बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद में, मेरा ये था कि कोयटा से बाहर मैं जो है ट्रैवल कर रहा था, तो फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद जा रहा था और गया भी अकेले। यहाँ पे सदाबार कोच की टिकट पकड़ी मैंने और इस्लामाबाद का टिकट करवाया। कॉन्फिडेंस गाइस, कॉन्फिडेंस। तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया। बैग पैक करने के बाद ये पता था कि वही 4 साल मैंने इस्लामाबाद में गुजारने। आज न्यू जर्नी इट वुड बी पीपल विद जिनके साथ जो है इंटरेक्ट करने के बाद एक नया एक्सपीरियंस, एक मैंटेलिटी में चेंज कि बलूचिस्तान का बच्चा जैसे बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद जो है कैसे ग्रूम होके वापस अपने प्रोविंस को कैसे सर्व कर रहा है। तो बेसिकली मैं वो इंस्टिंक्ट्स फॉलो कर रहा हूँ। वैसे एज ए बलूच आपने इस्लामाबाद में अपने आप को कैसा पाया कि वहाँ पर आपको किस तरीके की चीज़ें देखने को मिली? कोई हर्डल्स आई या वहाँ पर ही अपनाइयत मिली? चीज़ें आसान थी या मुश्किल थी वहाँ? मुश्किल इस वजह से थी कि स्कूलिंग का फ़र्क था। अच्छा, स्कूलिंग का फ़र्क था। एकेडमिया में ये था कि मेरे जितने भी क्लास फेलोज मेरे साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान के टॉप स्कूलिंग सिस्टम का आप नाम ले लें, बीकन हाउस, सिटी, लॉरेंस। तो जब क्लास में अपने इंट्रोडक्शन हर एक करवा रहा था, पहली क्लास थी, तो
कोई बोल रहा था आई हैव डन माई FSC फ्रॉम बीकन हाउस, कोई बोल रहा था मैं लॉरेंस से पढ़ के आया हूँ, कोई बोल रहा था मैं जो है सिटी स्कूलिंग सिस्टम के बड़े नाम। बड़े नाम थे। तो मैं आ गया, मैंने कहा चलो इतना बड़ा स्कूल का नाम तो नहीं है, फिर भी बता देते हैं। मैंने बताया तो ऑल क्लास वाज लाइक दिस। अच्छा, सबके एक्सप्रेशंस एकदम सबके एक्सप्रेशंस जो हैं फ्लैट हो गए कि ये अच्छा ये भी कोई स्कूल होता है। मैंने कहा यार हाँ होते हैं। तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ी ओके। उनके लेवल तक compete करने में, आने में। वहाँ पे मेरे एक टीचर ने मुझसे बात की थी कि बेटा आप यहाँ पहुँचे हो, आपकी स्कूलिंग चाहे जैसी भी है वो ठीक है, लेकिन अभी आप इनके बराबर बैठे हो। 4 साल के बाद आपकी वर्थ और इनकी वर्थ इक्वल होगी, क्योंकि सेम डिग्री आपके पास होगी, इनके पास होगी, सेम टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इनको पढ़ाएंगे। तब आपने ये जवाब आपके पास नहीं होगा कि सर मेरी स्कूलिंग कमज़ोर थी, सर मेरी जो है वो शायद ग्रूमिंग नहीं थी। 4 साल इन्होंने भी यही बिताना है, इन्हीं टीचर्स के दरमियान, इन्हीं टीचर्स के अंडर, इन्हीं के मेंटोरशिप के अंडर। जो एक्सेस उनको है वही एक्सेस आपको मिलेगी। तो अगर 4 साल के बाद भी अगर आपने ये बोला कि मैं अगर बलूचिस्तान से हूँ, तो मेरे ख्याल से शायद जो है आपने एक अपॉर्चुनिटी बेस्ट कर दी। तो ये बड़ी बात जो है मेरे जहन में ऐसी छप गई, जिसको मैं अभी तक प्रैक्टिकली उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ और उसी को ही लेके मैं चलता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं कहाँ से उठ के आया हूँ। लेकिन इस चीज़ से मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी और साबित भी हुई कि स्टेटस कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। आपकी मेहनत, आपकी लगन, इन तमाम चीज़ों को इक्वालिटी पे लेकर आ जाती है। देखिए अक्सर हम फ्रैंकली अपने दोस्तों के गैदरिंग में बैठ के, जब इंसान है, यूनिवर्सिटी का फेज़ है, आपका अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, होम सिकनेस एक अलग चीज़ होती है। आप इतना दूर 16 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद से कोयटा आने में, 16 घंटे इतने तवील अरसे के लिए घर से दूर रहना। बिल्कुल। और हम 3-4 दिनों की छुट्टियों को जो है यूटिलाइज भी नहीं कर पाते थे कि भाई 1-1.5 दिन तो आने जाने में लगेगा, तो क्या बंदा बैठे घर में। तो वहीं पे बैठते थे, तो दोस्तों यारों के साथ बैठ के हम एक चीज़ डिस्कस करते थे कि यार अल्लाह पाक जो है वो चोर की मेहनत भी ज़ाया नहीं करता। बात बिल्कुल सही है आप, ठीक है, बात तो चोर की मेहनत तो एक नियति के साथ मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर लेकिन नाज़रीन इस चीज को आपने नेगेटिव नहीं लेना, बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना है। चोरी पे ये नहीं कि अगर वो उसकी मेहनत जाया नहीं करे तो आप चोरी करने लग जाए। एक डिस्क्लेमर लगा दे भाई कि हाँ इसको चीज को हम प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन क्या है हम ये बता रहे हैं कि मेहनत कंसिस्टेंट आपने रहना है, कि बिकॉज कंसिस्टेंसी इज कंसिडर्ड टू बी द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने कोई एम और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया हुआ है और उसके पीछे आप लगातार मेहनत कर रहे हो, वन डे श्योरली यू विल अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। मेरी ये कोर बिलीफ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, अल्लाह पाक के रहमो करम से जितनी मेरी मेहनत है उतना मुझे फल उसका ज़रूर मिला है। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए, जैसा मैंने सुना था और वैसे ही आपको पाया कि बड़े एनर्जेटिक और बड़े चार्मिंग पर्सनालिटी वाले हमारे जो है वो यंग रिसर्चर हमारे साथ स्टूडियो में आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने रिसर्च के सब्जेक्ट को लेकर अब तक क्या क्या काम किए? बेसिकली मेरा डोमेन जो है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान को ही आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लाइक मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ और वहाँ जाके जब मैंने देखा कि मैं खुद अगर बलूचिस्तान के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सेस जो है वो बड़े लिमिटेड लोगों के साथ है, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ उठता बैठता हूँ, फॉर ग्रैबिंग अ लार्जर ऑडियंस एंड एक एकेडमिक वर्थ हो उस चीज़ की। सो आई स्विच्ड इनटू राइटिंग आर्टिकल्स, कॉलम्स। ओके। पाकिस्तान के टॉप नॉच आपके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। उस टाइम कितने हो चुके हैं? सर इट इज़ अभी 2022 से अगर मैं स्टार्ट करूँ अभी तक तो 50 के बाद मैंने काउंट करना छोड़ दिया है। अच्छा, काउंट करना छोड़ दिया। 50 जो है मेरी 2023 में ही हो गई थी। तो उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? सर रिस्पॉन्स वाज वेरी इम्प्रेसिव। और उसके अलावा जो है लोग आते थे, मेरे सीनियर्स आते थे, मेरे जूनियर्स आते थे कि जिनका बलूचिस्तान के ऊपर इंटरेस्ट था, एकेडमिक तरीके से जो है वो मेरे पास आके मुझसे हेल्प आउट लेते थे अपने रिसर्च में, अपने क्वेश्चनर्स में, अपने सर्वेज़ में, और मैं भी खुले दिल से उनकी हेल्प करता था, बिकॉज मेरा एम यही था कि बलूचिस्तान के बारे में लोगों को एजुकेट करना। बिल्कुल, आगाही ज़रूरी है बलूचिस्तान के बारे में, क्योंकि बलूचिस्तान इज़, मैं अभी तक इसको जो है अभी तक कहता हूँ, बलूचिस्तान इज़ अ रीजन विच इज़ स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। हम यहाँ के इंडिजिनस लोग अभी तक पूरा बलूचिस्तान नहीं देखा, ना देख सके हैं और ना समझ सके हैं। इट इज़ स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। ये जो है आप जितना इसको एक्सप्लोर करें आप उतना कम है।
और एक्सप्लोर करने के साथ साथ जो है आप अपने फेलो कंट्री मेंबर्स, फेलो सिस्टर प्रोविंस मेंबर्स को जो है उनको भी एजुकेट करें, ताकि जो है एक जो मिथिकल बैरियर्स हैं, कल्चरल टैबूज के साथ जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। बलोच तो बड़े यार सख्त मिजाज के लोग होते ये हैं। तो सिर्फ कहीं भी रूमर्स है ना, ये तो बातें सुनी गई है। वो दिस इज ऐसा समथिंग। मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे यहाँ पर जो है टूरिज्म को फरोग देना चाहिए। बिल्कुल, मेरी खुद की रिसर्च है टूरिज़्म के ऊपर बलूचिस्तान के, जिसमें टूरिज़्म वो वाहिद आपका महकमा है जो लेस बजट के ऊपर आपको मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। और बलूचिस्तान इज़ लाइक द लैंड फिल्ड विथ वंडर्स, नेचुरल ब्यूटी। आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल वंडर्स हैं आपके पास। पता नहीं क्यों मैंने कहा खुद के हमारे लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। इट टू एंजेलिया जूली टू कम ओवर इन हेयर इन इंगोल पार्क वाले साइड पे, और प्रिंसेस ऑफ होप को देख के उसने प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया था। जी हाँ बिल्कुल, वो भी पाकिस्तानी नहीं। कि आप देखें कि हमारे बलूचिस्तान के बारे में जो है लोग बाहर से आके लोगों को बता रहे हैं। सो उससे बेहतर यही है कि बलूचिस्तान के इंडिजिनस लोग अपने लोगों को बताएं कि मेरा बलूचिस्तान क्या है। सो दैट विजन उसने जो है मुझे एक पैशन दिया कि लेट्स राइट अवर स्टोरी बाय आवरसेल्व्स। बिल्कुल ऐसा। अगर हम एक्सटर्नल कंसल्टेंसी के ऊपर रिलाई करेंगे तो एक इंडिजिनस नैरेटिव मिसिंग होगा। बिल्कुल ऐसा। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के लोग जितने अच्छे से बयां कर सकते हैं शायद ही कोई और कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये आपकी अपनी ज़मीन है, आपकी अपनी जगह है, आपका अपना शहर है, आपका अपना सूबा है। बिल्कुल। तो आप जितना अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, कोई बाहर वाला कैसे जानेगा। उन्होंने एक चीज़ देखी और उसका नाम दे दिया। बिल्कुल जी। और देने के बाद पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। ऐसा ही है। अच्छा, तो यहाँ पर इस वक्त टूरिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि अभी आपने मुझे बताया कि इसके अंदर हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके ऊपर आपने कितनी रिसर्च की है अभी तक? देखें कि हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल साइट्स हैं, लाइक कि अगर आप कोस्टल हाईवे पूरा का पूरा देख लें, आप कैसे ही सिंध से बलूचिस्तान में एंटर होते हैं कराची के साइड से, आपके पास हर स्पॉट पे जो है टूरिस्ट स्पॉट्स है। आपको उसको डेवलप करने इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी। आपका जो है वो कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट्स कहते हैं, नेचुरल वंडर्स होते हैं। उसको जो है आप उनकी जो एक नेचुरल ब्यूटी जो है वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन से जो है वो ख़राब ना करें तो बेहतर है मेरे ख्याल से। तो उसको वैसे ही रहने दें, तराशने के चक्कर में कहीं आप उसे ख़राब ही ना कर दें, उसको वैसे ही रहने दें। उससे क्या होगा कि वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि लोकल लोगों को, लोकल इकोनॉमी को, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को, और जब लोग आते हैं आपके पास, टूरिज्म जो है वो लोग ले आता है, पजीराई ले आती है, थॉट्स ले आता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ले आते हैं। फिर उससे क्या होता है, वहाँ के लोकल लोगों को, जो कि बलूचिस्तान कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो टूरिज़्म के सहारे जो है वहाँ के लोकल फार फ्लंग एरियाज़ के लोग जो हैं, अगर किसी ने जो है छोटा सा होटल खोल दिया है, अगर कोई जो है छोटा सा अपना एक घर कंस्ट्रक्ट करके उसको एज अ गेस्ट हाउस या रिजॉर्ट्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है, या दिस इज समथिंग एग्जैक्टली जिसमें गवर्नमेंट के अलावा जो है आपके लोकल लोगों को जो है, लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। और टूरिज्म जो है इस चीज़ को अपलिफ्ट ऐसे कर सकता है, जो ओवरऑल बलूचिस्तान की जो एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसको अक्सर जो है क्रिटिकल लेंस से देखा जा सकता है, और उसको अपलिफ्ट करने में टूरिज्म का एक बड़ा फ़रोख्त अगर हम ले आएँ तो इसको अपलिफ्ट आराम से वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी है। इस तरीके से जॉब क्रिएशंस भी होंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। यस, आप एम्प्लॉयमेंट देंगे नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूं, हमारी यूथ आ रही है इस तरफ एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब। क्या उनको अवेयरनेस मिली? क्या एजुकेट किया गया उन्हें इस बारे में? आ रही है। हमारे पास इधर कोयटा में एक सेंटर है, NSC के नाम से, ब्यूटम्स के अंदर है। तो वो क्या करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के आइडियाज़ को सुनते हैं, इफ़ दे आर कन्विंसिंग देन दे फंड एंड स्पॉन्सर दिस बिजनेस आइडियाज़। और काफ़ी सारे आपके पास ऐसे केसेस हैं जो प्रपोजल्स के साथ वहाँ आते हैं, और वो अगर कन्वेंस पैनल को कर देते हैं तो पैनल उन्हें फंड करता है, कुछ रेशियो ऑफ अमाउंट प्रॉफिट में वो डिमांड करता है, और आगे जो है वो एंटरप्रेन्योर अगर एग्री करता है उनको सेटअप भी देते हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे पास यंगस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल भी। एग्जैक्टली, मेजॉरिटी फीमेल। तो कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शंस। सर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें डोमेस्टिकली, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान की औरतें ज़्यादा एम्पावर्ड हैं एज कम्पेयर टू दी अदर प्रोविंसेस। रियली? साथ ही एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी औरतें जो है वो ज़्यादा एम्पावर्ड हैं।
उनकी घर में से भी है, लेकिन एक ट्राइबल स्टेटस और ट्राइबल स्टेचर के मयार को मद्देनजर बाउंड्रीज तो होती हैं हर जगह पे, रिजिड बाउंड्रीज हैं, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज आप फुली अपनी जो है वो एम्पावरमेंट एंजॉय कर सकते हैं। उसके अंदर जो लिमिट्स डिसाइडेड हैं, उनके अंदर रह के आप कंप्लीटली अपनी एम्पावरमेंट जो है वो और हमारा इस्लाम भी यही कह रहा है, बिल्कुल तो उसी तरह लेकर चल रहे हैं। सो ओवरलैप करती हैं कल्चरल हमारी कुछ चीज़ें और रिलीजियस चीज़ें, क्योंकि सम हाउ जो है हमारा रिलीजन और कल्चर, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, दीन भी हमें यही बताता है और बलोच कल्चर भी हमें यही बताता है, जैसे कि ब्रदरहुड हो गया, भाईचारा हो गया, जैसे कि आपके जितनी भी दूसरी सारी चीज़ें हैं जो दीन भी जिसको एंडोर्स करती है और रिलीजन भी उसको इनकरेज करती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें। फॉर एन एग्जांपल, अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मॉडेस्टी की बात करते हैं तो आप बलोच की ड्रेसिंग देख लें, इट इज़ समथिंग कि प्रॉपर आपको जो है हिजाब की तरह वो एक्ट करता है। आपको जो अगर आपने वो प्रॉपर आप अपने बलोची अटायर में हैं, ड्रेस में हैं, तो दुपट्टा ओढ़ के रखा हो, आपको मेरे ख्याल से नहीं कि हिजाब की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तो इसको ऐसे कंसिडर करता हूँ। बाकी इसके ऊपर अगर कंट्राडिक्टिंग व्यूज़ हैं तो हर किसी के अपने किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और वो अपने सोच से बात करते हैं। देखें, कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज़ आर ऑलवेज इनकरेज्ड। हेटेरोजेनियस सोसाइटी में रहेंगे आप तो वो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं करेगी। कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नॉट इन द सेंस ऑफ वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ परसेप्शंस, तो वो परसेप्शंस की हद तक रहे तो वो प्रोग्रेस की निशानी होगी। अनटिल और अनलेस इट हैज नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड एंड टर्न्ड इनटू सम सॉर्ट ऑफ वायलेंट मूवमेंट्स, तब तक कॉन्फ्लिक्ट जो है पड़ा है। इख्तिलाफ जो है ना वो गुफ्तगू का हुस्न है। बिल्कुल, इससे इंसान को पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, उसका जहन खुलता है और उसको बड़े डिफरेंट जो है आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हैं कि यार मैं यहाँ भी सोच सकता हूँ, इस तरह भी सोच सकता हूँ, इस तरह भी सोच सकता हूँ, इस बात का मतलब ये भी हो सकता है, इस बात का मतलब वो भी हो सकता है। बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले जाएं और बोले नहीं जी इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। बिल्कुल सर, ये हमारा जो बेसिक प्रोफेशन है, मैं बीइंग एज अ रिसर्चर, वो भी हमें यही सिखाता है। डिफरेंट परसेप्शंस आप ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर उसको एनालाइज कर रहे हैं और आप एक अपना ओपिनियन बना रहे हैं। यस, कहीं बाइस्ड ओपिनियन तो नहीं है आपका, तो इसी अनबाइस्ड रहने के लिए आपको हर परसेप्शन को उठा के उनका मुद्दा, उनका व्यू, उनका आर्ग्यूमेंट देखना पड़ता है कि कितना कन्विंसिंग है। फिर उन दोनों को जो है एक एकेडमिक फ्रेमवर्क के साथ, रैशनल लॉजिक के साथ आप जो है क्या करते हैं, एक खूबसूरत अंदाज में जो है लेमैन ऑडियंस के लिए डिस्क्राइब करते हैं। देन अगर लेमैन ऑडियंस उसको कन्विंसिंगली बाय करता है, नहीं करता, वो उसके ऊपर है। रिसर्च के बगैर तो वैसे भी हम हक और सच का फैसला कर ही नहीं बिल्कुल सकते, वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। किस तरीके से पहुँचाएंगे? रिसर्च का बलूचिस्तान में रिसर्च को इनकरेज करने की बहुत ज़रूरत। क्यों यहाँ तक इस चीज़ की आगाही नहीं पहुँची? आगाही तो है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो काम अगर हो भी रहा है तो उस लेवल का नहीं हो रहा जितनी ज़रूरत है। बलूचिस्तान में अगर आप देख लें, थिंक टैंक्स का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली पॉलिसी मेकर्स को वेल रिसर्च्ड पॉलिसीज़ आप जो है रिकमेंड करते हैं। पॉलिसी मेकर्स के टेबल्स के ऊपर, प्रैक्टिशनर्स के टेबल्स के ऊपर रिसर्चर्स जो हैं एक ब्रीफ रखते हैं, सम हाउ सर ये इशू है, ये इंसाइट्स हैं, ये डेटा है, शॉर्ट से ब्रीफ के साथ जो है आप पॉलिसी मेकर के टेबल पर रखते हैं। पॉलिसी मेकर वो देखता है, अच्छा तो दैट विल हेल्प हिम आउट इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उसके बुनियाद के ऊपर वो डिसीजन लेता है। अगर बेसिक रिसर्च ही पॉलिसी मेकर को नहीं मिल रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी पर्टिकुलर इशू को बिना सोचे समझे जो है वो रिजॉल्व कर सकता है। जैसे गवर्नमेंट के अगर आप कोई भी की मिनिस्ट्रीज अगर आप देख लें, फॉर एन एग्जांपल जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है आपकी, तो अगर पॉलिसी मेकर्स जो हैं, डिसीजन मेकर्स जो हैं, उनके पास अच्छे रिसर्चर्स की टीम नहीं है तो वो कभी भी कहाँ पे कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कितनी करनी चाहिए, उनको कभी पता नहीं चलेगा और दे विल एंड अप लाइक डेवलपिंग बलूचिस्तान इन एन हॉरिजेंटल मोड। आपने गवादर को जो है दुबई तो बना दिया, लेकिन व्हाट अबाउट जो है केच, व्हाट अबाउट खारान, व्हाट अबाउट अदर रिजाइडिंग सिटीज़? वर्टिकल डेवलपमेंट is the basic need of the Balochistan to end the relative deprivation. ऐसा ही है। मुझे जो है यहाँ पर आकर एक चीज़ मैंने नोट की कि मैं जब लोगों से मिला, किसी के पास नॉलेज है तो बला की नॉलेज, बिल्कुल बड़ी नॉलेज है, और जिसके पास नहीं है उसे कुछ नहीं पता।
कभी कभी सर मैं एक फ्रेज़ इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो नहीं करता, इट इज़ अ फ्रेज़ बीइंग यूज्ड, मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग। इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। जितना आप कम जानो उतना बेहतर है, लेकिन आप जब चीज़ें ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने और बढ़ जाती है। दुनिया के मुकाबले में अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो फिर हमें अपनी सोच को वसी तो करना पड़ेगा। बलूचिस्तान को समझने के लिए सर आपको सोच के सिर्फ वसी करने की ज़रूरत नहीं, आपको दिल भी बड़ा करना पड़ेगा, आपको जो है जिगरा भी बड़ा करना पड़ेगा, आपको जो दिल और जिगरा बड़ा दोनों बड़ा करना क्या पड़ेगा मुराद सर। क्या है आखिर में समझ नहीं पाया। थोड़ा सा इस बात को मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए आप बिल्कुल। आसान कर दें। देखिए सर, हमारे यहाँ लोग जो हैं बड़े नरम मिजाज के लोग हैं, लेकिन अंदाज आपको जो है वो आप प्यार और मोहब्बत से चलेंगे तो वो आप अपने लिए जान भी, आपके लिए जान भी कुर्बान उनके कर अपने देंगे। बाहर की भाईचारे की, वो तो मैंने यहाँ देखा। लेकिन मैंने देखा एक चीज कि नरम मिजाज के लेकिन सख्त लहजे के हैं। लहजा जो है हमारा इस वजह से सख्त है, सम हाउ जिधर भी देख लें, सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, आप जो है जो सोशोलॉजी पढ़ते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर के रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, किसी से पूछ लें, पहाड़ी इलाके के लोग थोड़े सख्त मिजाज, लहजा सख्त होता है, मिजाज उनका कभी सख्त नहीं होता। तो ये इट इज़ समथिंग जो हमें इन पहाड़ों ने जो है वो ऐसे समझे कि इनसे मिला है हमें, तो इसको जो है हम चेंज नहीं कर सकते। हमारा लहजा जो है वो तल्ख ज़रूर लगेगा, लेकिन दिल में हमारी मोहब्बत उतनी होगी जितनी आपकी। मोहब्बत होनी भी चाहिए क्योंकि आप भाई हैं हमारे, और हमारे लिए नहीं, सबके लिए मोहब्बत है। बिल्कुल, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बलूचिस्तान के लिए नहीं, हम तो इवन के बाहर से आने वाले लोगों को भी वेलकम करते हैं और उन्हें भी प्यार देते हैं। बिल्कुल सर। मेहमान नवाजी में बलूचिस्तान का नाम बड़ा टॉप पे लिया जाता है, उसके हवाले से आप कुछ बताएं। सर हॉस्पिटैलिटी का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा कि हमने जो है सर, मेरे दोस्त, मेरे कज़न आए थे, वो उनका ताल्लुक़ नौशकी से, वो इस्लामाबाद आए थे कोई टेस्ट देने के लिए। अभी ये है कि उनको पता चला कि इस्लामाबाद में मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो चलो एक ठिकाना में मिल जाएगा, वो भी इस्लामाबाद आ रहे थे, उनको नस्ट का टेस्ट देना था। ओके। तो वो आए नस्ट का टेस्ट देने, तो वो मेरे साथ रूम में स्टे कर रहे थे, तो मेरा रूममेट था, तो खामखा उसके साथ भी इंटरेक्शन हो गई। सिर्फ एक रात की इंटरेक्शन, वो उनको नहीं जानते, वो मेरे कज़न को नहीं जानते, मेरे रूममेट। एक रात के इंस्ट्रक्शन के बाद वो बंदा जब अपने वापस घर नौशकी पहुंचा है, मुझे उसने हफ्ते में ऐसे समझे सर 20 से ज़्यादा कॉल्स की, और 20 के 20 कॉल्स में उसने ये बोला है कि आना है नौशकी तो शोएब को ले आना अपने साथ, आपके रूममेट जी, कि उसको ज़रूर ले आना, उसको हम बलूचिस्तान घुमाएंगे, उसने हमारी खिदमत की है, उसने हमें टाइम दिया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उसको हम जो है होस्ट करें। और सर विद कंसिस्टेंट कॉल्स, और उसको कन्वेंस किया हमने कि भाई चलो, हम छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमें अगर 10 दिन की भी छुट्टियां मिलती हैं तो हम नौशकी का चक्कर लगा के आ जाते हैं। सो फाइनली हमें जब उसको पता चला, हमने उसको बताया था कि भाई जनवरी में जो है हमारा स्पोर्ट्स वीक होता है, हमें एक हफ़्ता मिल जाता है, ये बात हमने उससे नवंबर में की थी। जनवरी में उस बंदे ने हमें खुद कॉल किया, हाँ भाई जनवरी आ गया, तुम लोग कब आ रहे हो? अच्छा, आप इतनी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इतनी प्यार की बात कर रहे हैं, और एक गलत पर्सपेक्टिव, गलत सोच जो है वो लेकर गए हैं बाहर यहाँ के हवाले से कि बलूचिस्तान नहीं जाना, वहाँ तो बड़े हालात ख़राब हैं। मैंने आके देखा यहाँ कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की सोच ये किस तरीके से फैलाई गई है? देखें, द ऑनगोइंग इंसर्जेंसी हैज़ नथिंग टू डू विद द हॉस्पिटैलिटी ऑफ बलूच। ये बलूची रवायत है, ये बलूची रस्म व रवाज है, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं। मेहमान बन के आओगे, सर आँखों पे रखेंगे, ठीक। अदरवाइज देयर इज़ एन इंसर्जेंसी गोइंग ऑन, कॉन्फ्लिक्टेड जोन अगर कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे, अगर हालात ख़राब हैं, तो वो ये एक मुकाबला चल रहा है इंसर्जेंट और काउंटर इंसर्जेंट के बीच में, उसमें बलूचिस्तान की मेहमान नवाजी को ना घसीटें तो बेहतर। बलूचिस्तान के लोगों की मोहब्बत को, खुलूस को, उसको इंसर्जेंसी के लेंस से ना देखा जाए तो बेहतर है। ये बात, बलोच को आपने एक इंसर्जेंसी के लेंस से सिर्फ नहीं देखना है, और बलूचिस्तान को जस्ट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लेंस से आपको नहीं देखना है। बलोच को भी एज एन ह्यूमन नेचर की तरह आपने एनालाइज करना है, और बलूचिस्तान को अपार्ट फ्रॉम अ टिपिकल ट्रेडिशनल लेंस ऑफ सिक्योरिटी, उससे हट के ज़रा देखो ना बलूचिस्तान को, यार जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत का एक टुकड़ा है। बिल्कुल सर, और वो भी पाकिस्तान की सरजमीन जन्नत पर। है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ की वादियों की बड़ी वादियों के ऊपर
बड़े लिखा गया है कि यहाँ की वादियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, यहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है, यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत आला है। तो हमने ये सारी चीज़ें सुनी हैं। तो अब आप बलूचिस्तान के लिए क्या काम कर रहे हैं? सर बलूचिस्तान के लिए मैं इंडिपेंडेंटली जो है कोशिश यही कर रहा हूँ कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इशू के ऊपर जो है मैं जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने एजुकेशन क्राइसिस के ऊपर बलूचिस्तान के काम किया है। तो आपको लोगों ने कितना वेलकम किया? लोगों ने बहुत वेलकम किया सर, बहुत वेलकम किया। किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ और मैं उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहा हूँ तो लोग जिस इस इशू से मुतासिर हैं वो हमें खुद बताते हैं कि यार ये इशू है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि आपके हिसाब से हल क्या है, ये हल है। तो आपकी नई सोच, नई जनरेशन आपकी और आपके जो बुजुर्ग हैं उनके बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मतलब कोई तजाद तो पैदा नहीं हुआ? सर हमने जो है हमेशा से बलूचिस्तान की बड़ी एक मेरे ख्याल से एक यूनिक सी बात ये है कि यहाँ का नौजवान और यहाँ का बुजुर्ग एक ही बैठक में बैठ के सोबत में जो है ग्रूम होता है। क्या बात है, क्या बात है कि शायद आपको दूसरे जगहों पे ये कॉन्ट्राडिक्शन स्पीक में मिले, लेकिन हमारे यहाँ जो है बच्चा जो है बड़े शौक से बैठक जाके महफिल ज्वाइन करता है ताकि वो अपना अदब और अपनी तहजीब को सीख सर। सके। वो बड़े जो है बातों से सुन के, क्योंकि हमारे जो सफ़ेद रीश हैं, वालिद साहब हो गए, दादा हो गए, चाचू हो गए और दूसरे हमारे बड़े इवन बाबा के दोस्त हो गए, सारे का हल्का है बाम्स तमाम। बिल्कुल सर, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और उनके अलावा जो है कभी कभी निकले ना आप ज़रा पहाड़ों में, कहीं 14वीं का चांद हो, कहीं पहाड़ों में आप बैठ के ज़रा बैठे ना, चाय आप अपनी बना रहे हो और इधर मौसीकी लगी हुई हो, तो आपको बलूचिस्तान बड़ा कुछ सिखाता है सर। मौसीकी और रक्स की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान को इस चीज़ में भी बड़ी पजीराई हासिल है। बिल्कुल सर। अच्छा, मैंने यहाँ के गानों के अंदर जो है बलूचिस्तान की खूबसूरती, यहाँ के शायर जो हैं उन्होंने बलूचिस्तान की बड़ी खूबसूरती के बारे में लिखा है। सर हमारी हिस्ट्री जो है, जो बलूचिस्तान की हिस्ट्री है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी जो ओरली ट्रांसफ़र हुई, रिजिड शेप में, कंक्रीट शेप में, रिटन शेप में आपको बलूचिस्तान की हिस्ट्री बड़ी कम मिलती है। अगर मिलती भी है तो अनएक्सेसिबल शेप में मिलती है। तो इसी वजह से फोकलोर्स के थ्रू हमारी हिस्ट्री हमारे पास आती है फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स। अक्सर जो है नड़ सुर जिसे हम कहते हैं, जो हमारे डेरा बुक्टी साइड के लोग जो है जो एक ही टोन में थ्रोट सिंगिंग जिसे हम मॉडर्न अल्फाजों में कहते हैं, वरना गिचे ने सब बरे मर्दी टियो गोए दरे दुश्मन तो तनिया चंग करे मश्ते दे तर तो रंग करे दे उस खनाओ काटुमा हूर है गिरो को जम मरे। दिस इज़ समथिंग, सो ही इज़ डिस्क्राइबिंग अ वॉरियर के वो पहले ज़माने में कैसे फ़ाइट्स होती थी, उन्होंने कैसे जंगें लड़ी, नूरी नसीर खान क्या थे उन। तो हमारी हिस्ट्री जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फोकलोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र हुई है, आपके जो है नरसुर के थ्रू ट्रांसफ़र हुई है। स्टोरी टेलिंग, इफ स्टोरी टेलिंग इज़ अ आर्ट, सो आई कंसीडर अ वेल नोन एजुकेटेड बलोच अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है कि सर वो खुद अपनी जाती इसीलिए आपने जो है ये अपना सब्जेक्ट चुना। बिल्कुल सर, क्योंकि आपको भी कहानियां, इट इज समथिंग बिल्ट इन माय जीन्स। ठीक है, ये जीन्स में शामिल, ये मेरी आइडेंटिटी के साथ जम हुआ तो है। मैं अपनी कहानी खुद बड़े अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, सो व्हाई शुड आई रिलाई ऑन द। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ इस वक्त जिस तरीके से आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा नाज़िर। हमारे तो इस वक्त महमूद बलोच साहब काफ़ी हैं आप लोगों को सब कुछ बताने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये बताइए कि यूथ को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ लेकर जा रही है हमारी यूथ, हमारे आने वाले फ्यूचर को, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को, तो उसके ऊपर कितना काम हुआ है। और आप, क्योंकि आप खुद भी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूथ को कैसे देख रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान में? क्या सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं सर, अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं तो मेजॉरिटी आपकी यूथ है जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी मेकर्स ऊपर बैठे हुए हैं, दे आर उतना यूथ की रिप्रेजेंटेशन अपर स्टेजेस के ऊपर नहीं हो रही। आपको अगर यूथ को समझना है तो यू शुड इन्वॉल्व यूथ एज एन स्टेक होल्डर इन दी पॉलिसी मेकिंग सर्कल। ठीक, तो आप भी तो हम जो हैं सर, आप भी तो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको भी तो चांस दिया सर। मैं बिल्कुल मैं आया हूँ, ये कारवां जो है वो बढ़ता रहे। मैं तो चाहूँगा कि मेरे फेलो जितने भी रिसर्चर्स हैं वो यंगस्टर्स हों तो बेहतर। अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए उन्हें मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। सर वो मेहनत भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन कुछ इंसेंटिव दिखेगा तो मेहनत करेंगे।
इंसेंटिव्स नहीं दिखे, इंसेंटिव्स इन आप विदाउट इंसेंटिव यहाँ तक पहुंचे। सर मैं इंसेंटिव ये देखे ये है कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी मेकिंग सर्कल इफ यू आर वर्थ इनफ टू बी इंक्लूडेड इन दैट सर्कल। सो आपने प्रूव करना है खुद को। मेरी एक सर सिंपल सा फलसफा है जिसको मैं लाइफ में फॉलो करता हूँ। डोंट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, क्रिएट वन। यस डेफिनेटली, जरूरी नहीं कि अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढे, बिल्कुल। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को बनाना पड़ता है। सर मैंने जो है आर्टिकल राइटिंग जब शुरू किया था, तो जब मैं 20 आर्टिकल्स लिख चुका था, तब मैं किसी थिंक टैंक के साथ ना मेरी एफिलेशन थी, न किसी इंस्टीट्यूशन के साथ मेरी कोई एफिलेशन थी। जब इस 20 आर्टिकल्स के साथ जो है मैंने अपनी सीवी बनाई, कहीं थिंक टैंक में दे दिया, तो उसने कहा कि बच्चा एक्सपीरियंस है, लेट टेक। तो उनको मेरी ज़रूरत पड़ी। सो आपने एक जगह पे रहना है, आपने जो डिग्री कर रहे हैं बाखुदा उसके साथ ईमानदार रहें। बलूचिस्तान में ये चीज़ मिसिंग है सर। अच्छा, ये चीज़ मिसिंग है। हमारे बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में जो है फॉर एन एग्जांपल BSIR के प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं। उनका एम जो होगा वो ये होगा कि मैंने जो है कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना है, और वो फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि IR का कोई स्कोप नहीं। सवाल उनसे ये है कि आप IR के फील्ड के साथ कितने सच्चे थे। बिल्कुल सही है। इफ आप जो हैं इसको जस्ट एज अ लेडर यूज कर रहे हो टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्ट क्रैकिंग आउट कमीशन एग्जाम्स, तो फिर आप IR में जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि वो कमाने के लिए आना चाहते हैं, वो कुछ बेसिक करने के लिए नहीं आना चाहते, बेसिकली सर्व करना पड़ता है। सर्व करना पड़ता है। आपने खुद को उस फील्ड में जो है वो एक्सपर्टीज गेन करनी होती है, और दैट्स वाई ये पूरे पाकिस्तान का एक अलमिया है कि आपकी डिग्री कुछ और होती है और आपकी फील्ड में काम कुछ और होता है। ये बड़ा एक डॉगमा है, पैराडॉक्स है, जिसको मैं सोच के जो है इससे निकलने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसे यूथ को इससे निकाला जाए। बहुत ज्यादा यूथ के अंदर ये चीज और पाई जा रही है कि और वो सवाल कर रही है कि ऐसा क्यों करा है। सर आपके अगर किसी चीज़ का स्कोप नहीं है, फर्स्ट तो करियर काउंसलिंग आपने बच्चों को मैट्रिक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो 11th और 12th, ये क्रूशल आपके ईयर्स होते हैं जो आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। बिल्कुल ऐसा कि ही। भाई देखें, उसकी करियर काउंसलिंग करें कि बच्चे का खुद का पैशन क्या है, वो क्या चाहता है। लेट हिम एक्सप्लोर द फील्ड्स। मैं कहता हूँ जैसे ही आपने 12th पास किया, यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आप रशियन ना करें, 6 महीने साल देखिए, स्टे करें, देखिए, सोचें समझें। करके बड़ों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो सुन रहे हैं अपने नौजवानों की जो पैशन है, जिस चीज़ में वो अपना पैशन बता रहे हैं, वो उनको कहते हैं कि यार फिलहाल का बेटे ने भी तो यही कहा किया था, वो तो बेरोजगार घूम रहे, तुम क्या करोगे ये करके। अच्छा, ये माइंडसेट है। दिस इज द माइंडसेट। फिलहाल का बेटा देखो डॉक्टर बन गया है, तो यू शुड गो फॉर मेडिकल। अच्छा, वो अच्छा कमा रहा है, लाइफ सेटल है। प्रोफेशन ऑप्शन इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन चाइल्ड। सो वो उस फील्ड में क्या ही प्रोडक्टिविटी ले आएगा, वो क्या ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा अगर IR का ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी जो है IR का ग्रेजुएट बलूचिस्तान के लिए जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन पता तब चलता है 4 साल डिग्री निकालने के बाद, वो तो कहता है मैंने तो शौक से नहीं, अब्बा ने करवाया। जबरदस्ती बाय फोर्स उसने ये सब किया है। लेकिन चलें, तो चाहिए लोगों को अपनी सोच बदलनी। दूसरी ये मेंटालिटी बलूचिस्तान के अवाम की, मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के भी इसको ऊपर हाईलाइट किया। मैं एक फ्रेज यूज करता हूँ, एक टर्म यूज करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब सिंड्रोम। गवर्नमेंट जॉब syndrome. It is a particularly disease that the youth of Balochistan in particular are suffering from. उनको चाहिए 17 ग्रेड की नौकरी, वरना कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा क्यों? सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है यहाँ पे जो है वो करियर ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है, प्राइवेटाइजेशन का आप जान। किस तरीके से बेदार कर रहे हैं यहाँ पर इस सोच को सर इस हिसाब से हम टैकल डाउन अगर कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, अगर ठीक है आपके पास इतना रेवेन्यू नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयड आवाम को जो है सबको 17 और 16 तो नहीं दे सकते आप, तो उसके लिए समहाउ आपने जो है प्राइवेट सेटअप्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराने, उनके साथ MOU साइन करने कि आपने बलूचिस्तान के बच्चे रखने हैं। बाय आपने वैकेंसीज अगर अनाउंस की है, फॉर एन एग्जांपल कोई भी सेटअप है, अगर कोई मुझे रिसर्चर चाहिए, कोई मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, कोई मुझे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, कोई मुझे जो है फाइनेंस ऑडिट का जो है वो बच्चा चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स को चांस दें, उनको ज़रा उठाएं, 50-60 हज़ार बच्चे को सैलरी दें, बच्चा जो है बड़ा खुश रहेगा यार। तो इंटर्नशिप भी तो है यहाँ पे नहीं है सर, इंटर्नशिप नहीं किया। पेड इंटर्नशिप्स जो है यहाँ पे, अगर मेरे ख्याल से जिस लेवल के
अभी इस्लामाबाद इज़ समथिंग जिसको अगर मैं कोयटा के साथ कंपेयर करूं तो काफ़ी सारी डिफरेंसेस मिलेंगे। तो उस हिसाब से अगर उसको अभी वो प्रेसिडेंट सेट करके, इस्लामाबाद को अगर मैं प्रेसिडेंट सेट करूं, उस हिसाब से कोयटा का कल्चर जो है, कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करने की कोशिश करूं, तब जाके मेरे ख्याल से कराची, लाहौर और पेशावर तक हमारा कोयटा पहुंच सकेगा। इन स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट कल्चर, नॉट इन अदर सेंस। ओके राइट। मैं अच्छे जाते जाते आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि बलूचिस्तान की, क्योंकि मैं आपको देख के ना यूथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मेरे जहन में यूथ चल रही है इस वक्त, तो यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या करें और किस तरीके से जो है इस चीज़ को डेवलप करें और अपने इस सूबे को हम आगे लेकर जाएं? देखें कि नाउ इट इज़ टाइम टू टेक चार्ज। एक्सटर्नल कंसल्टेंसी के ऊपर आप रिलाई नहीं करें, आप जो हैं आगे बढ़ें, ठीक है। आप अपनी एक्सपर्टीज़ पहले ख़ुद पहचानें, अगर आप में नहीं है तो कोई बात नहीं, 50 साल की उम्र में भी आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो। बिल्कुल। आप ख़ुद को रीडिफ़ाइन करें, रीडेवलप करें, री इन्वेस्ट करें, ख़ुद का टाइम, ख़ुद को उस काबिल बनाएं, दैन दी मार्केट इज़ ओपन फॉर यू। फ्रीलांसिंग का दौर है सर, ग्लोबल मार्केट ओपन है। इफ़ बलूचिस्तान, आप क्यों स्पेसिफिकली एक छोटे से प्रोविंस के बाउंड्री की लिमिटेशन में महदूद कर रहे हो? डिजिटल स्पेस है आपके पास जो है, यू कैन अर्न इन डॉलर्स यार। यस, और मेजॉरिटी हमारी यूथ जो है इसके ऊपर काम कर रही है और कमा रही है फ्रीलांसिंग कर। लेकिन क्या है, फ्रीलांसिंग को जो है स्टेबल करियर ऑप्शन नहीं समझा जाता। एक ब्रॉडर आपका सोसाइटल टैबू ये है, गवर्नमेंट जॉब होगी तो सेटल आप होंगे, सेटल होंगे तो शादी होगी तब बच्चे होंगे एंड द लाइफ विल गोज ऑन। दिस डॉगमा से हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, अर्निंग इज अर्निंग, चाहे वो गवर्नमेंट के महकमे से आ रही है या प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, बच्चा कमा रहा है, दैट्स इनफ। बच्चे को अगर आप इस चीज़ के ऊपर आप गुड अर्निंग बैड अर्निंग जो है डिसाइड करके नहीं बताओगे ना, तो बलूचिस्तान का बच्चा, मेरे ख्याल से फिर हर बच्चा कैपेबल है अपनी जो है वो लाइफस्टाइल चलाने के लिए। वो आपने उसको फीड किया है, आपकी सोसाइटी ने उसको फीड किया है, आपने 16-17 से कम देखना ही नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये सोसाइटी फेलियर है, नौजवान का हमारे कोई गलती नहीं है। नौजवान की कोई रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रेडिकल सोसाइटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर आपने बलूचिस्तान के नौजवान को वाकई टैक्स देने हैं तो नौजवान को छेड़ो मत। जो वो बेचारा जो प्रेशर में होता है ना कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों को जब तक आप चुप नहीं कराएंगे, बलूचिस्तान का नौजवान जो है वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं करेगा कभी भी प्रॉस्पर नहीं हो सकता। तो ये जब 4 लोग चुप होंगे नहीं, तो आप ये करें, उनकी भी सुनते रहें और अपना काम भी कंटिन्यू करें। एक बार आपने फिर अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर दिया, वही 4 लोग आपको वाह वाह करेंगे। हाँ, जब आप कुछ बन जाएंगे तब देखिएगा जो अभी तक आपकी टांगे खींच रहे हैं और या आपको डिस्करेज कर रहे हैं, वही आपकी तारीफ कर रहे हैं। फिर हमारे पास ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं आपके बलूचिस्तान का। अभी जो जितने यंगस्टर्स हैं, लाइक एक हमारी नौशकी की अलिशबा बड़ेज जो है नॉवेलिस्ट, सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर जो है, यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रॉम बलूचिस्तान। इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम मिलते हैं बलूचिस्तान में। ये आपका इरशाद काकड़ आपका ऑक्सफोर्ड में बैठ के यूनियन काउंसिल का जो है वो प्रेसिडेंट रहा है। तो इट इज समथिंग कि पोटेंशियल है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं अगर नॉवेल लिख रही हूँ, अलिशबा ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं नॉवेल लिख रही हूँ, इससे जो है लोग मुझे कह रहे हैं इससे क्या ही कर लोगी। अगर वो डिस्करेज होती तो मेरे ख्याल से आज वो इस मकाम तक ना पहुँचती। और अगर वो जो है ये चीज़ें जो है आपको ओवरकम करनी पड़ेंगी। यू हैव टू फाइट योर ओन फाइट। आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। सोसाइटल नॉर्म्स हैं, वो रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और वो एक नॉर्म को चेंज करने के लिए सर यू विड टेक डेकेड्स। वो इमीडिएटली चेंज नहीं होते। जो प्रेसिडेंट सेट होते हैं, जो टैबू सेट होते हैं, उनको चेंज करना है आपने, तो आपने इनिशियल लेवल के ऊपर अपने प्राइमरी यूनिट होता है सर सोशलाइजेशन का, फैमिली। आपने अपनी घर से जो है पहले उस चीज़ की एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, लेजिटिमेसी क्रिएट करनी है। सबसे पहले तबलीग अपने घर से शुरू की जाती है, क्योंकि प्राइमरी यूनिट यही है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा महमूद बलूच साहब आपसे बात करके, और मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनानी महसूस हुई। जो सवालात मेरे जहन में थे, कुछ चीज़ें जो थीं वो मुझे तंग करती थी बलूचिस्तान के हवाले से, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आप यहाँ के नौजवानों के लिए एक एकेडमी है, एक इंस्टीट्यूट है, और मैं
ये भी समझता हूँ कि शायद बड़ों की बातें ना नसीहत लगती हैं। कोई अपनी एज ग्रुप का बंदा अगर बताए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बंदा उसे ज़्यादा जल्दी जो है वो कैच भी कर लेता है। और आने वाले वक्त में बलूचिस्तान को मैं बहुत आगे देखता हूँ, बहुत अच्छा और ब्रॉड फ्यूचर देखता हूँ। और तमाम नौजवानों से मैं एक बात कहूँगा, यकीन रख। नज़रबान बलूचिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुझे मोहम्मद दानिश रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।